हम कवर करने वाले हैं एवोल्यूशन, इवोल्यूशन। जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ इसको। बहुत साल पहले एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब ऐसे धमाका फूटा था, जिस धमाके से बेटा ह्यूज एक्सप्लोजन से यूनिवर्स बन गया। फिर भाई एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। ये थ्योरी ऐसा कहती थी कि भाई जो जिंदगी है वो आई है किनसे, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। वुड हैव बीन पॉसिबली ओरिजिनेटेड फ्रॉम जायंट मॉलिक्यूल लाइक आरएनए, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड से आया होगा। Hello everyone, welcome to the platform of Physics Wala. I'm your biology or zoology educator. My name is Dr. Arushit Ali. दिल से आए दीदी बुलाओ, दिल से आए मैम बुलाओ, दिल से आए बेस्टी बुलाओ, जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ। तो आज की भाई माइंड मैप सीरीज में हम कवर करने वाले हैं एवोल्यूशन, इवोल्यूशन। जो तुम्हारे दिल में आए तुम वो बुलाओ इसको, ठीक है। प्रोनाउंसिएशंस डिफर। तो ये वाले चैप्टर का भाई हम लोग आज पढ़ने वाले हैं माइंड मैप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई मैम इसमें कवर होगा, देखो माइंड मैप सीरीज होती है आपकी रिवीजन सीरीज, जिसमें आप पूरे चैप्टर को अच्छे और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में जल्द से जल्द रिवाइज कर सकें। तो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम हम शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो भाई एवोल्यूशन क्या होता है? एवोल्यूशन मतलब जब हम अपनी पुरानी जिंदगी या पुरानी जैसे धरती पर जिंदगी कब आई, कैसे हम इंसान बने, कैसे वो नोकिया के फोन से आईफोन बन चुका है, हम उस चीज की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ, कि कैसे धरती पर जिंदगी आई और अलग अलग तरीके की जिंदगी आई और कैसे फिर धीरे धीरे करके हम डेवलप हुए। फिर क्या होता है बेटा, एक स्टीलर डिस्टेंस करके होता है जो मेजर किया जाता है लाइट ईयर्स में। मतलब अगर मान लो यहाँ पे कोई प्लैनेट नंबर 1 है और एक प्लैनेट नंबर 2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस किससे नापेंगे हम? स्टीलर डिस्टेंस से। एक स्टार से और धरती का डिस्टेंस हम स्टीलर डिस्टेंस मतलब लाइट ईयर्स में नापते हैं इसको। फिर क्या हुआ भाई, कहा जाता है बहुत साल पहले एक बिग बैंग थ्योरी दी गई थी, कि बहुत साल पहले बिग बैंग थ्योरी कहती है कि बहुत साल पहले एक बहुत भयंकर एक्सप्लोजन हुआ था, मतलब ऐसे धमाका फूटा था, जिस धमाके से बेटा ह्यूज एक्सप्लोजन से यूनिवर्स बन गया, ठीक है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स हुई, जिससे बेटा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में याद रखना है हमें कब ओरिजिनेट हुआ था, 20 बिलियन ईयर्स अगो। बहुत इंपॉर्टेंट है डेट सारी इसमें, ठीक है। 20 बिलियन ईयर्स अगो। इसमें ऐसा कहा जाता है कि एक क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज पाई गई थी, जिसके अंदर बेटा हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक गैलेक्सी हुआ करती है। फिर यूनिवर्स से बेटा बना अर्थ। यूनिवर्स से क्या बना? अर्थ। यूनिवर्स बना था 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ बनी भाई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और इसमें क्या हुआ, सोलर सिस्टम में मिल्की वे गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर भाई हमारी अर्थ थी प्रेजेंट। मतलब तुम सोचो दुनिया कितनी बड़ी है, उसमें कितनी गैलेक्सी हैं, उसमें मिल्की वे गैलेक्सी में एक छोटे से प्लैनेट अर्थ की एक कंट्री में तुम एक छोटे स्टेट में, छोटी सिटी में, छोटे से कमरे में रहते हो। लाइफ इज सो बिग। इवेंट्स फ्रॉम एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब हम ऐसा कहते हैं, जब भाई यूनिवर्स बना तो भाई धरती के ऊपर क्या था? टेम्परेचर बहुत कम था, ठीक है। हीलियम और हाइड्रोजन गैस थी। क्या थी? हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस थी। सारी गैसेस कंडेंस हुई और गैलेक्सीज ऑफ प्रेजेंट डे बनी। तो भाई कौन कौन सी गैसेस मिली जब ये एक्सप्लोजन हुआ था? कौन कौन सी गैसेस थी? हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, ये बनी और गैसेस कंडेंस हुई और इन्होंने क्या बनाया मिलकर? बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, बहुत सारी गैलेक्सीज बनी बिग बैंग से। ओके, चलेंगे। फिर हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, कि भाई धरती पर जिंदगी कैसे आई, उसका एक हाइपोथेसिस है। ऐसा कहा जाता है जो हमारी पुरानी धरती थी उस पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था, मतलब देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। वाटर वेपर होता था, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और मोल्टेन मास था, जिससे हमारी सरफेस कवर्ड थी। मतलब जो हमारी धरती थी उसके आसपास सिर्फ मोल्टेन मास से वो कवर्ड थी और उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था, सिर्फ अंधेरा छाया हुआ था। तुम इमेजिन करो, सिर्फ अंधेरा, वाटर वेपर, मीथेन, अमोनिया, यही सब प्रेजेंट था, ठीक है। फिर ऐसे ही करके क्या हुआ, जो पानी था, जब भाई यूवी रेस, जो सन की यूवी रेस पानी पे पड़ी तो पानी भाई ब्रेक हुआ H2+O2 में। उसी तरह बेटा जो ये बहुत सारी गैसेस थी जैसे मीथेन और अमोनिया, ये ऑक्सीजन के साथ मिली और इन्होंने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ऐसे ही बहुत सारे कंपाउंड्स बनाए। कैसे? वाटर ब्रेक हुआ H2+O2 में, इसी इन दोनों के साथ, ऑक्सीजन के साथ मीथेन और अमोनिया ने मिलकर बनाया बेटा CO2, H2 और अदर कंपोनेंट्स। वाटर वेपर बेटा धरती पर गिरने लगा एकदम बारिश के फॉर्म में, और ऐसा कहते हैं बहुत सालों तक बारिश हुई, बहुत सालों तक।
मतलब बहुत ही सालों तक धरती पर कंटिन्यूसली बारिश होती रही। और क्या हुआ, बारिश होने की वजह से जो जितने भी हमारे समुद्र हैं, ओशन हैं, सब भरने लगे। क्योंकि पहले क्या था, धरती पर बहुत गड्ढे हुआ करते थे और वो गड्ढे भर गए इस बारिश से। सोचो एकदम अंधेरा, मीथेन, अमोनिया, और बहुत बारिश हुए जा रही है। और बेटा ऐसा नहीं है सिर्फ थोड़े समय, बहुत सालों तक बारिश होती रही और हमारे ओशन, सीज और ये सब डेवलप हो गया। और इसी तरह भाई धीरे धीरे ओजोन भी बन गई। ठीक है, ओजोन भी फॉर्म हो गई थी। आगे चलेंगे, ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब भाई धरती बन गया मैम, यूनिवर्स बन गया मैम, सब कुछ तो बन गया, अब भाई दुनिया में जिंदगी भी तो लाओ। आपने बोला था एवोल्यूशन इज द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो भाई सबसे पहली जिंदगी अपीयर्ड 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर अर्थ फॉर्म्ड। तो भाई अर्थ बनी थी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। इसके 500 मिलियन साल बाद ये आई, विच मीन्स हमारी लाइफ कब आई धरती पे, 4 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो इस धरती पर जिंदगी आई। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सारे पॉइंट्स बेटा आपको मेमोराइज करने हैं। फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, सबसे पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ कब आया, अराउंड 3 बिलियन ईयर्स अगो। 3 बिलियन ईयर्स अगो would have been possibly originated from giant molecule like RNA, प्रोटीन या पॉलीसेकेराइड से आया होगा नॉन सेल्यूलर फॉर्म। These capsule reproduce their molecules perhaps, ऐसा कहा जाता है जो नॉन सेल्यूलर लाइफ फॉर्म है जो 3 बिलियन ईयर्स अगो धरती पर आया, वो RNA, प्रोटीन इनसे बना होगा। फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ, अगेन इंपॉर्टेंट, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ बेटा 2 बिलियन ईयर्स अगो धरती पर आई, 2 बिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, अरोज इन वाटर एनवायरमेंट, कहते हैं सबसे पहली जिंदगी पानी में आई थी, पानी में। ओके, दिस वर्जन ऑफ बायोजेनेसिस, मतलब बायो की जो थ्योरी है, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ अरोज स्लोली थ्रू एवोल्यूशनरी फोर्सेस, धीरे धीरे धरती पर एवोल्यूशनरी फोर्सेस आए। नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स इज एक्सेप्टेड बाय मेजॉरिटी। ठीक है, धीरे धीरे धरती पर लिविंग थिंग्स भी डेवलप होने लगी। चलिए, थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। अब क्या है बेटा, बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, तो अलग अलग थ्योरीज थी। तो ये थ्योरीज बहुत यूनिक इवेंट, और सबने कैसे बताया, वो अपनी थ्योरी में क्या बताना चाहते थे कि भाई ये यूनिवर्स आया कैसे। अब भाई कई लोग ऐसा बोले स्पेशल क्रिएशन, कन्वेंशन रिलीजियस लिटरेचर के अकॉर्डिंग इन लोगों ने ऐसा कहा कि भाई कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिसको आज तुम देख रहे हो वर क्रिएटेड एज सच, डाइवर्सिटी वॉज ऑलवेज द सेम सिंस क्रिएशन एंड विल बी द सेम इन फ्यूचर ऑल्सो। ऐसा कहा जाता है भाई कि भगवान ने दुनिया बनाई और जैसी अभी है वैसी ही है। ठीक है, जैसी आप अभी देख रहे हो वैसी ही दुनिया बनी थी, मतलब इनके अकॉर्डिंग कोई डायनासोर फाइनासोर नहीं थे, सिर्फ जैसे हम अभी हैं वैसे ही धरती हुआ करती थी, स्पेशल क्रिएशन, और धरती अराउंड 4000 ईयर्स ओल्ड है। ठीक है भाई, फिर नेक्स्ट थ्योरी आई कॉस्मोजोइक और पैंस्पर्मिया। ये ग्रीक थिंकर एस्ट्रोनॉमर्स के अकॉर्डिंग उन्होंने ये थ्योरी दी। उन्होंने कहा हो सकता है कि भाई दूसरे प्लैनेट से कोई स्पोर्स, जैसे होता है ना पीके मूवी में वो आया था पीके, और वो कौन सी थी, कुछ 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 होता है, कौन सी जिसमें वो आता है जादू जादू धूप। ठीक है, तो ये लोग ऐसा कहना चाह रहे हैं कि लाइफ आउटर स्पेस से आई, किसी और प्लैनेट से, इन द फॉर्म ऑफ स्पोर्स, और वो डिफरेंट प्लैनेट से आई और फिर वो इंक्लूडिंग अर्थ पर भी आई जिंदगी ऐसे ही। फिर भाई एक थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जेनरेशन। ये थ्योरी ऐसा कहती थी कि भाई जो जिंदगी है वो आई है किनसे, डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। लाइफ केम आउट ऑफ डेड रॉटिंग मैटर, जैसे स्ट्रॉ, मड, भाई जो मिट्टी वगैरह होती है। ठीक है, क्योंकि इस थ्योरी में ऐसा कहा गया था कि जो नाइल रिवर है उसके पास से ऑर्गेनिजम्स बाहर आ रहे थे, तो इन लोगों ने कहा भाई ये तो कीचड़ में से निकल के आ रहे हैं, तो कीचड़ से जानवर बन रहे हैं। ओके, पर ये डिसअप्रूव कर दी थी लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर ने इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया था। फिर आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ठीक है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। तो अब क्या किया भाई, लाइफ कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो क्या किया लुईस पास्चर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में ऐसे शो करा कि अगर भाई एक फ्लास्क है जिसकी गर्दन ऐसी, ठीक है, बेंडेड है, और एक की गर्दन हमने काट दी, तो भाई इन्होंने दोनों में यीस्ट को डाला और इन्होंने देखा कि किसमें लाइफ आती है। तो भाई हमने देखा जो टूटा हुआ था इसमें लाइफ आई। क्यों? क्योंकि इसमें एयर आ पा रही थी, इसमें एयर यहीं पे अटक रही थी, इसलिए इसमें लाइफ नहीं आई।
तो अकॉर्डिंग टू हिम ही शोड प्री स्टरलाइज्ड लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम किल्ड यीस्ट, मतलब यीस्ट से लाइफ नहीं आई, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग एयर आई, फिर यहाँ बैक्टीरिया बने होंगे, उस वजह से लाइफ आई, इन्होंने ऐसा करा। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट जो हमारी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के बाद जो आई थी थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जो वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया, ये ओपैरिन और हेल्डेन ने दी थी कि बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, ठीक है, फॉर्मेशन हुआ है चीजों का। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक आरएनए, प्रोटीन। ये हाइपोथेसिस बेटा ओपैरिन और हेल्डेन ने दिया था कि बहुत अंधेरी रात थी, बहुत सारे केमिकल्स थे जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, ये सब मिले, उसके बाद इन गैसेस का कुछ क्लाउड बना, बहुत बारिश हुई टप टप टप, और सारे समुद्र भर गए, ओशंस बन गए। तो ऐसा भाई ओपैरिन और हेल्डेन ने कहा था। तो इनकी थ्योरी को प्रूफ करने के लिए मिलर, ठीक है, 1953 में बेटा एसएल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको प्रूफ करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या किया, एक छोटे से जार में पानी डाला, ठीक है, इन्होंने इस पानी को गर्म किया, वाटर वेपर बनाया, क्योंकि भाई ओपैरिन और हेल्डेन ने कहा था भाई वाटर वेपर से हुआ है, तो वाटर वेपर करा इन्होंने, यहाँ पे वैक्यूम बनाया ताकि और ऐड करना हो। तो अब ये वाटर वेपर ऊपर गया, फिर ये आया बेटा, इन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्जर बनाया था। ये स्पार्क डिस्चार्जर क्या करता था, इस स्पार्क डिस्चार्जर के अंदर सारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे जैसे मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, और 800 डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि भाई ओपैरिन एंड हेल्डेन ने अपनी थ्योरी में क्या कहा था कि उस टाइम धरती पर बहुत सारी गैसेस थी जैसे अमोनिया, मीथेन, हाइड्रोजन और वाटर वेपर, ये सारी मिलकर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में इन्होंने क्या किया था, लाइफ बनाई थी, आगे जाके धीरे धीरे लाइफ बनी थी, ओशंस भरे थे। फिर क्या हुआ, ये स्पार्क डिस्चार्जर से ये सारा जो फ्लूइड है कंडेंसर में गया, और वो फ्लूइड जाके बेटा नीचे कलेक्ट हो गया जैसे ओशंस वगैरह में होता है। फिर इन्होंने देखा यार, जो ये पानी यहाँ कलेक्ट हुआ, इस पानी में थोड़े ही दिनों में अमीनो एसिड्स बनने लगे, ठीक है, क्या बनने लगे, अमीनो एसिड्स। तो भाई इन्होंने क्या देखा, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, पिगमेंट्स और फैट्स बनने लगे। इन्होंने कहा अरे वाह भाई, ओपैरिन हेल्डेन सही कह रहे थे, हमने सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करके एक्सपेरिमेंट किया, मतलब ऐसे ही जिंदगी आई होगी, ठीक है। एनालिसिस किया मीटेरॉइड कंटेंट का, इन्होंने रिवील किया कि हाँ भाई सिमिलर प्रोसेस से अकर हुआ है एल्सवेयर। इन्होंने मीटेरॉइड कंटेंट, आगे फ्यूचर में बहुत लोगों ने इस चीज को प्रूफ करने के लिए जो मीटेरॉइड धरती पर गिरते हैं या ये, इन सारी चीजों को टेस्ट किया कि हाँ यार ये सारी चीजें ऐसे ही बनी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर एसी चला दीजिए, एसी। अब क्या होता है, अब आते हैं एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि ये पूरा चैप्टर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल है। अब आते हैं पैलेंटोलॉजिकल, अब आते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब भाई एविडेंस क्या होता है, कहते हैं ना वो सीआईडी आता था पहले सीरियल, उस सीआईडी सीरियल में क्या बताते थे कि भाई दया पता करो, है ना, वो डॉक्टर फ्रैंक जो भी उनका नाम था, कि उनको जाओ सैंपल बताओ, वो पता करेंगे ये चीज कौन थी। भाई हर चीज में आजकल हर कोई मांगता है प्रूफ, भाई दिखाओ क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, क्या एविडेंस है तुम्हारे पास। तो भाई पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, फॉसिल्स जो हमारी धरती के अंदर मिलते हैं। तो भाई फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फाउंड इन रॉक्स। मतलब बेसिकली फॉसिल्स क्या होते हैं बेटा, कि जैसे आपकी धरती में ऐसे लेयर्स हैं कि भाई पहले कुछ लोग मरे होंगे, कुछ जानवर मरे होंगे, वो आए, फिर इस पर मिट्टी आ गई, फिर इसके अंदर जो जानवर मरे होंगे, फिर जानवर मरे, इनके ऊपर मिट्टी आ गई, फिर जानवर मरे, इनके ऊपर मिट्टी आ गई, ऐसे करके फॉसिल्स बने। तो जो सबसे धरती में नीचे है वो सबसे पुराना फॉसिल है, सबसे ओल्डेस्ट है, और जो सबसे ऊपर है वो सबसे न्यूएस्ट फॉसिल है, वो सबसे न्यूएस्ट फॉसिल है, ठीक है। तो एज ऑफ फॉसिल इज डिटरमाइंड बाय द रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड से। फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स इन सेडिमेंट्री लेयर, मैंने आपको अभी फोटो दिखाई थी, उससे आप पहचान सकते हैं कि वो किस पीरियड या एपॉक में थे। रॉक्स फॉर्म फ्रॉम सेडिमेंट्स अक्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। बेसिकली बेटा ये सारी चीजें यही कहना चाह रही हैं, देखेंगे आप डिफरेंट एज रॉक सेडिमेंट्स, जो आपने अंदर से सेडिमेंट्स निकाले, जो हड्डियां निकाली, जो पत्थर निकाले, ठीक है, ये बता रहे हैं डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स हो प्रोबेबली
who probably died during the formation of particular sediment. कि भाई जब नया एरा आ रहा होगा, नई जनरेशन आ रही होगी, नई दुनिया आ रही होगी, तो ये चीजें मरकर जमीन में गड़ गई थी, इनके ऊपर मिट्टी आ गई थी, तो हमें वो फॉसिल मिल गए. ओके, दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म. एग्जाम्पल डायनासोर के भी फॉसिल्स हम लोगों ने ढूंढे हैं. सेकेंड थ्योरी आती है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस. ये भाई अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये थ्योरी जो थी, ये एविडेंस दिए थे बेस्ड अपॉन द ऑब्जर्वेशन. इनका ऐसा कहना था कि जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं, वर्टिब्रेट्स माने इन्होंने बोला कि भाई जो फिश है, आपके रेप्टाइल्स, आपके एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, आपके एव्स हैं और मैमल्स हैं, ये सब अपने एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिमिलर होते हैं. जैसे आप लोगों ने फीचर्स पढ़े हैं एनिमल किंगडम के अंदर, ठीक है, 11th क्लास में पढ़े होंगे कि भाई हम कहते हैं कॉर्डेट्स जो होते हैं उनके पास नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो चुका है, ठीक है. फिर हम बोलते हैं उनके पास फेरेंजियल पेड फेरेंजियल गिल स्लिट्स हैं, हार्ट उनका वेंट्रली लोकेटेड है. तो इनका ऐसा कहना था कि इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में और उसके बाद चीजें सिमिलर होती हैं, बट धीरे धीरे करके किसी में फेरेंजियल स्लिट्स गायब हो गए हैं, किसी में प्रेजेंट है, ऐसा इनका कहना था. ठीक है. Based upon the observation of certain features during embryonic stage common to all vertebrates that are absent in adults. इन्होंने कहा सारे vertebrates में embryonic stage पे चीजें similar होती हैं. Develop a row of vestigial gill slits, only fish but not found in other adult vertebrate. ये थ्योरी भाई डिसअप्रूव कर दी थी. किसने डिसअप्रूव की थी? दिस वॉज डिसअप्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट वॉन बेयर. उन्होंने देखा कि एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू द अडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल्स. ठीक है, हर एनिमल का बेटा अडल्ट स्टेज अलग होता है और एम्ब्रियो के बाद वाले स्टेजेस अलग होते हैं. इन्होंने देखा यार इन सब में तो बहुत डिफरेंसेस हैं. मॉलिक्यूलर होमोलॉगी है, सिमिलैरिटीज है उनमें प्रोटीन्स में, जीन्स में, परफॉर्मिंग अ गिवन फंक्शन अमंग डाइवर्स ऑर्गेनिज्म. हम सारे बेटा जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में कहीं ना कोई जीनोमिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, इन चीजों की सिमिलैरिटी है, ना कि उस चीज की. इंडिकेट्स कि भाई हम सब कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं, चाहे एव्स, मैमल्स, रेप्टाइल्स जो भी हों. ठीक है, तो इन्होंने बायोकेमिकल एविडेंसेस ये सिमिलैरिटीज पॉइंट एट द सेम शेयर्ड कि कहीं ना कहीं हम लोग हमारे जो बॉडी के अंदर जीनोमिक मटेरियल है उससे कहीं ना कहीं कॉमनली रिलेटेड हैं, ना कि एम्ब्रियो से. हम रिलेटेड हैं किससे? बायोकेमिकल एविडेंस भी इन्होंने इसी के अंदर दे दिया है. ओके, चलिए फिर हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एविडेंसेस. इसके अंदर बच्चा दो आते हैं, दैट इज होमोलोगस ऑर्गन एंड एनालोगस. होमोलोगस मतलब क्या होता है बेटा? आपकी जो ओरिजिन है सेम ओरिजिन होती है, एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं, पर फंक्शन इनका अलग अलग है. फंक्शन इनका अलग अलग है, इसलिए बेटा ये डाइवर्जेंट कहलाते हैं. फंक्शन इनका डिफरेंट है. ओरिजिन सिमिलर बट डेवलप अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस में डेवलप होते हैं. ओरिजिन सिमिलर है. कॉमन एंसेस्ट्री है, क्योंकि सेम ओरिजिन है तो एंसेस्टर कॉमन होंगे. टिक. एनालॉगस में भाई एंसेस्टर कॉमन नहीं होंगे, क्योंकि इसमें फंक्शन सेम होता है. फंक्शन सेम होता है, ओरिजिन डिफरेंट होता है, इसलिए इसको कहते हैं कन्वर्जेंट. कन्वर्जेंट फंक्शन सिमिलर है पर ओरिजिन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नॉट सिमिलर. ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सिमिलर अडैप्टिव फीचर्स. ऐसा क्यों होता है? जैसे भाई आपको अभी एग्जांपल्स दिखाते हैं, इनकी कॉमन एंसेस्ट्री नहीं होती है. अब भाई होमोलोगस में आप एग्जांपल देखो, बोगनवेलिया और कुकुरबिटा. ठीक है, दोनों बेटा एक्सिलरी बड से ओरिजिनेट हुए हैं. किससे? एक्सिलरी बड से ओरिजिन हुआ है इनका, पर फंक्शन दोनों का अलग है. ठीक है, इसके टेंड्रल्स बन गए, इसके थॉर्न्स बन गए. फंक्शन दोनों का अलग है पर ओरिजिनेट सेम से हुए हैं. सेम आप देख सकते हैं ह्यूमन में, चीता में, वेल में और बैट में हड्डियां सेम हैं, अल्ना, रेडियस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, पर ह्यूमंस चल रहे हैं. चीता इससे भाग रहा है, वेल इससे स्विम कर रही है, बैट इससे उड़ रही है. ठीक है, सबकी ओरिजिन सेम है, हड्डियां सेम है सबकी, बट फंक्शन अलग अलग है, काम अलग अलग कर रही है. उसी तरह बेटा आप एनालॉगस में देखेंगे तो इन्होंने बताया कुछ प्लेसेंटल मैमल्स और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स के बीच में ऐसा है. जैसे आप देखो बटरफ्लाई जो है एक इंसेक्ट है, बर्ड है वो एव में आती है, पर दोनों उड़ती हैं, फंक्शन सिमिलर है, दोनों उड़ते हैं. आईज ऑफ ऑक्टोपस और मैमल, ऑक्टोपस भी अपनी आंखों से देख रहा है, मैमल भी अपनी आंखों से देख रहा है, बट ऑक्टोपस एक इनवर्टिब्रेट है, मैन एक वर्टिब्रेट है.
ओरिजिन अलग है बट फंक्शन सेम है। वहीं आप देखो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं बट अगेन सिमिलैरिटी है फंक्शन में। स्वीट पोटैटो बेटा एक मॉडिफाइड रूट है और पोटैटो एक मॉडिफाइड स्टेम है, बट अगेन फंक्शन इज सिमिलर। अब आते हैं बेटा अडैप्टिव रेडिएशन से। तो अडैप्टिव रेडिएशन क्या है बेटा, क्या हुआ था, ये कुछ एविडेंसेस से प्रूफ हुआ था। The process of evolution is different. The process of evolution of different species in a given geographical area. मतलब एक जगह पर अगर बहुत सारी चीजें, मतलब एक पॉपुलेशन रह रही है किसी जानवर की और उनमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू समय, इस पर्टिकुलर जगह में रहते रहते उनमें बहुत चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज अडैप्टिव रेडिएशन। उन्होंने समय के हिसाब से अपनी जगह पर अडैप्ट कर लिया। तो ये कहानी क्या है, डार्विन फिंचेस की है कि भाई डार्विन जो थे अपने उनका एक शिप था, उसका नाम था HMS बीगल, उसमें वो जा रहे थे, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पर गए थे और उन्होंने वहां पे देखा कि कुछ चिड़ियाएं थी जिसका नाम उन्होंने डार्विन फिंचेस दिया, जो पहले क्या है साउथ अमेरिका में रहती थी, बट उनमें से कुछ जो चिड़ियाएं हैं वो गैलापागोस आइलैंड में आके रहने लग गई थी। फिर उन्होंने देखा कि गैलापागोस आइलैंड के अंदर वहां क्या हो रहा था कि कोई चिड़िया जो थी, पहले साउथ अमेरिका में सारी चिड़िया सिर्फ सीड खाती थी, पर गैलापागोस आइलैंड में कोई कीड़े खा रही है, कोई कैक्टस खा रही है, कोई नेक्टर पी रही है, कोई फ्रूट खा रही है, हर चिड़िया अलग अलग तरीके से अलग अलग फूड खा रही है, मतलब कंपटीशन नहीं है उनके बीच, जिसको जो मिला है वो वही पर्टिकुलर चीज खा रही है ना। तो इन्होंने देखा यार, उन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर लिया है उस पर्टिकुलर जगह पर विदाउट एनी कॉम्पिटिशन, उन्होंने अलग अलग जगह अडेप्ट कर लिया है एक दूसरे को, और इनकी इसी की वजह से इन सबकी बीक समय के साथ अलग अलग होने लगी। दिखाती हूँ, जैसे आप देखेंगे कि ये जो इन सब का कॉमन एंसेस्ट्री है, ये सारी बनी एक ही बर्ड से थी जो साउथ अमेरिका में रहती थी, जो सीड खाती थी, पर समय के साथ कुछ चिड़ियाएं सिर्फ सीड खाने लगी, कुछ चिड़िया कैक्टस खाने लगी, कुछ चिड़िया इंसेक्ट्स खाने लगी, कुछ चिड़िया मॉस्किटो खाने लगी, और इसी तरह इनकी बीक जो है मॉडिफाई होती गई विद टाइम, म्यूटेशन आ गई इनमें, बीक इनकी मॉडिफाई होती गई विद टाइम। तो यही चीज यहां लिखी है एग्जाम्पल, भाई इन्होंने डार्विन फिंचेस का दिया, जो स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, इवॉल्व हुई, ये पहले सीड ईटिंग करती थी, पर गैलापागोस आइलैंड में जाके सबकी बीक धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो गई, कोई इंसेक्टिवोरस थी, कोई वेजिटेटिव थी, कोई कैसी थी। इसी तरह इन्होंने एग्जाम्पल दिया है बेटा कुछ मार्सुपियल रेडिएशन का, कि मार्सुपियल्स क्या होते हैं बेटा, जो अपने पाउच, आपने देखा होगा जैसे कैंगरू होता है, अपने पाउच में अपने बच्चे को पालता है। बेसिकली फीमेल ने जन्म दे दिया, वो थोड़ा इमेच्योर होता है बच्चा, जब वो उसे पाउच में रखते हैं तो वो मेच्योर होता रहता है, तो वो पाउच में रखते हैं अपने बच्चे को। तो मार्सुपियल्स जैसे आप लोग पता होगा अधिकतर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, तो इन्होंने इसकी भी वेराइटी बताई, जो भी अडेप्टिव रेडिएशन ऑफ मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया में एग्जाम्पल है। चलिए फिर आते हैं, when more than one adaptive radiation appeared to have occurred in an isolated geographical area, they call as convergent। इस लाइन का मतलब मैं आपको अभी समझाती हूँ, ध्यान देना। क्या होता है बेटा, आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया अडेप्टिव रेडिएशन का कि कुछ हैं प्लेसेंटल मैमल्स और हैं ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। इनको याद करने के लिए आप लोग छोटी सी ट्रिक फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मैम, हालांकि जो कि मैं हूं, मैम लेकर फर्स्ट स्टेप, मैम ने लिया पहला कदम, सब बोले वाओ क्या बात है मैम, वाओ, है ना, मैम लेकर फर्स्ट स्टेप, बच्चे बोले वाओ। ओके, तो M फॉर मोल, A फॉर एंटीटर, M फॉर माउस, लेकर फॉर लेमूर, फर्स्ट स्टेप इज फ्लाइंग स्क्विरल, बोल फॉर बॉब कैट, वाओ फॉर वुल्फ। ठीक है, तो इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका है। तो बेटा जो ये प्लेसेंटल मैमल्स थे, ये ऑस्ट्रेलिया में जाके जो डेवलप हुए, दैट इज मार्सुपियल मोल, एंट ईटर वहां कहलाता था नमबैट, माउस वहां पे मार्सुपियल माउस, लेमूर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फैलेंजर, बॉब कैट तस्मीनियन टाइगर और कैट, वुल्फ तस्मीनियन वुल्फ। ये सारे बेटा, ये सारों की एक कॉमन एंसेस्ट्री रही है। कॉमन एंसेस्ट्री मतलब ऐसे डाइवर्जेंट हैं, सब कॉमन एंसेस्टर्स हैं, ये भी सारे बेटा कॉमन एंसेस्टर्स हैं, बट एक दूसरे से ये कन्वर्जेंट है।
ठीक है, एक दूसरे से इनमें थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी है, इसलिए ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो क्या है, व्हेन मोर देन वन अडैप्टिव रेडिएशन अकर इन अ आइसोलेटेड ज्योग्राफिकल एरिया, जब एक ही एरिया पर एक ही टाइप की अडैप्टिव रेडिएशंस, अलग अलग अडैप्टिव रेडिएशंस नजर आए, तो वो अपने आप में कन्वर्जेंट कहलाने लगती हैं। ठीक है, चलिए अब आता है बेटा बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो ऐसा कहा गया कि मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज ऑफ डिफरेंट सेल्यूलर फॉर्म्स ऑफ लाइफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बायोलॉजिकल एवोल्यूशन हुआ। तो अब हम बेटा नेचुरल सिलेक्शन की बात करने वाले हैं। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म्स, नए फॉर्म्स बने, लिंक टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। एग्जाम्पल भाई इन्होंने ऐसा बताया कि मान लो एक प्लेट है, वहां पर मैंने माइक्रोब्स कल्चर किए, मतलब एक बॉक्स में माइक्रोब्स रह रहे हैं। ठीक है, फिर समय के साथ क्या हुआ, कुछ माइक्रोब्स जो हैं इसमें से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गए, कुछ क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, कुछ ने म्यूटेशन शुरू की। विद टाइम सम म्यूटेटेड, कुछ माइक्रोब्स जो हैं म्यूटेट कर गए, कुछ माइक्रोब्स ने म्यूटेशन की और क्या बन गए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन गए। फिर क्या हुआ, समय के साथ जब हमने उस प्लेट के अंदर एंटीबायोटिक डाली, एंटीबायोटिक जब इस प्लेट में डाली, तो सारे नॉर्मल वाले हरे वाले मर गए और सिर्फ पिंक वाले जिंदा रह गए जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट थे। ठीक है, तो इन्होंने इस चीज से ये प्रूव करा कि भाई समय के साथ चीजों में म्यूटेशन होता है, मतलब चेंजेस आते हैं, और वही लोग सरवाइव कर पाते जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट हो गए हैं। ठीक है, म्यूटेट हो गए हैं। अगर अब इन्होंने ये भी यहाँ पे बोला है कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ये माइक्रोब्स के अलावा किसी और चीज से करते तो इसमें बहुत समय लगता, इसलिए इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया है, क्योंकि माइक्रोब्स हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम मिलियंस विद इन आवर्स, whereas फिश और फाउल वुड टेक मिलियन ऑफ ईयर्स, अगर इनका लाइफ स्पैन हम पढ़ना चाहेंगे तो। चलिए फिर थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स। तो भाई इसमें सबसे पहले आती है हमारी लेमार्किज्म की थ्योरी। भाई लेमार्क भी हमारे एक बहुत ही बड़े लेवल के साइंटिस्ट थे, ही वॉज अ फ्रेंच नेचुरलिस्ट। इन्होंने काफी सारे पॉस्टुलेट्स दिए थे। इन्होंने ऐसा कहा था भाई कि जब हम किसी ऑर्गन को कम यूज करते हैं तो वो गायब हो जाता है। ठीक है, जिसको कुछ थ्योरी सपोर्ट करती थी, जैसे हमारा विजडम टूथ, वेस्टिजियल, ठीक है, ये सारी चीजें। बट इन्होंने कहा जिस ऑर्गन को हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, वो ग्रो कर जाता है। ओके, तो ऐसे अब जैसे हम आंखों को, अब फॉर एग्जाम्पल तुम मानो तुम अपनी आंखों से रोज यूज कर रहे हो, तो क्या ये बड़ी हो गई? नहीं। तो विच मीन्स ये चीज, ये थ्योरी वाज नॉट वर्थ, पर ये उस टाइम के हिसाब से बहुत सही थ्योरी लगती थी लोगों को। फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, इनका ऐसा मानना था कि भाई जिसने जिम बना ली, जिसकी एब्स हैं, उसके बच्चे में भी एब्स आएंगी। एक्वायर्ड कैरेक्टर तो यही होते हैं। जैसे भाई इन्होंने कहा कि जिराफ अपनी गर्दन से कोशिश करता था ऊपर की स्टेम की लीव्स खाने में, तो धीरे धीरे उसने खानी शुरू करी तो उसकी गर्दन लंबी हो गई, तो उसके आने वाली जनरेशन में सबकी गर्दन लंबी हो गई। तो भाई ऐसा नहीं होता, एक्वायर्ड कैरेक्टर्स कभी पास नहीं होते हैं। ठीक है भाई, कोई अच्छा डांसर है तो जरूरी नहीं उसका बच्चा शुरू होते कथकली करना शुरू कर दे, नहीं भाई। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, डार्विन ने थ्योरी दी भाई, डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन भाई गैलापागोस आइलैंड में गए थे अपने शिप HMS बीगल के अंदर। इन्होंने, चार्ल्स डार्विन ने क्या ऑब्जर्व किया वहां पे कि एग्जिस्टिंग लिविंग फॉर्म्स, जो हमने बात की थी बेटा डार्विन फिंचेस की, शेयर सिमिलैरिटीज टू वेरिएशन डिग्री नॉट ओनली अमंग देमसेल्व्स बट आल्सो विद लाइफ फॉर्म्स दैट एग्जिस्टेड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो। उन्होंने ऐसा नहीं है गैलापागोस आइलैंड में सिर्फ डार्विन फिंचेस को देखा, उन्होंने काफी टाइम तक वहां पे रिसर्च करी, तो उन्होंने बोला यार हम सब किसी ना किसी कॉमन एंसेस्ट्री से ओरिजिनेटेड हैं, हम सब में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटीज हैं। ओके, द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। ठीक है, जो हमारी लैंड, पर्टिकुलर लैंड या एक जोग्राफिकल एरिया की हिस्ट्री है, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है कैसे यहाँ पे लाइफ आई होगी। अब ये बेटा जो डार्विन थे वो काफी इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस मैथ्यू के वर्क से। तो इन्फ्लुएंस ऑफ द वर्क ऑफ थॉमस मैथस ऑन डार्विन, इन्होंने वहां से बेटा पॉपुलेशन की, भाई पॉपुलेशन जो होती है कंटिन्यूसली बढ़ती है, एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, नेचर कीप्स कंट्रोल एंड चेक ऑन पॉपुलेशन साइज, हेंस नियरली स्टेबल। पॉपुलेशन बेटा स्टेबली ही ग्रो करती है,
क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। मान लो अगर थोड़े समय बाद खाना और पानी खत्म हो गया तो पॉपुलेशन अचानक से ड्रॉप हो जाएगी। जैसे कोरोना आया, कोविड हुआ, लोग मरने लग गए। तो भाई ये काफी इन्फ्लुएंस हुए थे। इन्होंने कहा था, जो थॉमस जी थे, इन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती है, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, और नेचर जो है पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए कंटिन्यूस चेक करता है, हेंस पॉपुलेशन स्टेबल है। तो डार्विन ने भाई क्या पोस्टुलेट किया? डार्विन बोले, अकॉर्डिंग टू डार्विन वेरिएशन बहुत स्मॉल होती है, छोटी होती है, डायरेक्शनल होती हैं, एंड इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। इनके अकॉर्डिंग ऐसा था कि बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, वेरिएशन बहुत क्या होती हैं, बहुत छोटी होती हैं और डायरेक्शनल होती हैं। डार्विन असर्टेड दैट इन अ पॉपुलेशन एग्जिस्ट वेरिएशंस, हर पॉपुलेशन में वेरिएशन होती हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती हैं, विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर, for few will enable only those to reproduce and leave more progeny. According to Darwin, there was not survival of the fittest. According to him, there is survival of who is reproductively fit. जो reproductively fit होगा, जो नई प्रोजेनी बना पाएगा वो फिट है, ठीक है, जो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। फिर बेटा क्या हुआ? म्यूटेशन थ्योरी थी जो ह्यूगो दी रीज ने दी थी, ये इन्होंने 20th सेंचुरी में दी थी। उन्होंने इवनिंग प्राइमरोज बेटा एक पौधा था उसके ऊपर काम किया था। उन्होंने देखा इसकी न्यू स्पीशीज ओरिजिनेट हुई म्यूटेशन से, विच इज अ सिंगल स्टेप सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप म्यूटेशन को कहते हैं सॉल्टेशन। और इन्होंने बोला कि भाई म्यूटेशंस लार्ज होती हैं, रैंडम होती है, जैसे इन्होंने कहा था स्मॉल होती हैं और डायरेक्शनलेस होती हैं, डायरेक्शनल होती हैं, बट इन्होंने बोला रैंडम होती हैं और डायरेक्शनलेस होती हैं और लार्ज होती हैं। इन्होंने जस्ट ऑपोजिट चीजें कही। अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, सडनली इन अ पॉपुलेशन अराइज होती हैं। फिर इन्होंने कहा दोस कैरेक्टरिस्टिक विच इनेबल सम ऑफ देम टू सर्वाइव बेटर इन नेचुरल कंडीशन, जो ज्यादा बेटर सर्वाइव करेगा क्लाइमेट से, फूड में, फिजिकल फैक्टर्स में, वही आउटब्रीड कर पाएगा और वही सर्वाइव कर पाएगा नेचुरल कंडीशन में। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन वाज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। डार्विन जी के अकॉर्डिंग तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही असली फिटनेस है। अडेप्टिव एबिलिटीज इनहेरिटेड एज अ जेनेटिक बेसिस। इन्होंने बोला भाई अडेप्टिव चीजें, मान लो भाई किसी चिड़िया ने अडेप्ट कर लिया, उसकी चोंच हो गई सिर्फ कीड़े खाने के लिए बन गई, तो उसकी जनरेशन में भी आगे यही होगा। फिटनेस इन द एंड रिजल्ट वाज एबिलिटी टू अडेप्ट एंड गेट सेलेक्टेड बाय नेचर, कि ऐसा अडेप्ट हो जाओ नेचर में कि नेचर ही आपको सेलेक्ट करे, भाई तू ही जिएगा। फिर ब्रांचिंग, डिसेंट एंड बेटा नेचुरल सिलेक्शन डार्विन के की पॉइंट्स थे। उनके अकॉर्डिंग ब्रांचिंग डिसेंट मतलब हम सब कॉमन एंसेस्ट्री से निकले हैं, कहीं ना कहीं हम सब कॉमन एंसेस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये इनके दो की कॉन्सेप्ट थे डार्विनियन थ्योरी के। हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट में एसेंचुएट वेरिएशन। अब वेरिएशन कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आगे अभी, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब। डार्विन की थ्योरी में वीकनेस क्या थी? ये अनएबल थी एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ वेरिएशन, कि भाई वेरिएशन आई तो आई कहां से, इन्होंने बेटा ये चीज थी। दूसरी, ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्पीसिएशन, स्पीसिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पीशीज, कि कैसे अलग अलग स्पीशीज आती हैं, कैसे वेरिएशन होता है, ये नहीं बता पाए। प्लस इन्होंने मेंडल के वर्क को कंप्लीटली इग्नोर किया था। उस टाइम मेंडल भी वर्क कर रहे थे, बट इन्होंने मेंडल की वर्क पर, क्योंकि मेंडल ने आपको पता है पी प्लांट पे काम करे, काफी कुछ हासिल किया था, पर इन्होंने उसके काम को भी ध्यान नहीं दिया, इग्नोर किया। तो इट वाज, इन्होंने वेरिएशंस कैसे आई नहीं पता चला, स्पीसिएशन कैसे हुआ नहीं पता चला, और मेंडल के वर्क को ध्यान में नहीं दिया। अब बेटा डार्विन जैसे ही एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है अल्फ्रेड वॉलेस, डार्विन जैसे गैलापागोस आइलैंड गए थे, ये मले आर्चिपेलागो गए थे, ठीक है, विच इज कम टू, और इन्होंने भी सेम चार्ल्स डार्विन जैसे ही पॉइंट्स बोले थे कि हाँ यार ये सही कह रहे हैं, मेरे भी ऐसे ऐसे। इन्होंने इवन अपनी थ्योरी डार्विन को दी भी थी, उसके बाद डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज करके बुक लिख दी थी, ठीक है। एवोल्यूशन इज नॉट डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, it is a stochastic process based on a chance event in nature and chance mutation in an organism, ठीक है, कि भाई बाय चांस हो रही है, चांस है, ये हो सकता है किसी में म्यूटेशन हो, किसी में नहीं हो। when we describe story of this world, we describe evolution as a process, we describe the story of life on earth, we treat evolution as a consequence of natural selection। जब भी हम किसी को बताते हैं एवोल्यूशन कैसे हुआ, इट इज बाय चांस, हम लोग बोलते हैं भाई ये एक प्रोसेस थी,
धीरे धीरे पहले यूनिवर्स बना, फिर धरती बनी, फिर उस पर जिंदगी आई, पहली जिंदगी पानी में आई, ठीक है। और ये सब कैसे हुआ? नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, क्योंकि नेचर सेलेक्ट करता है। फिर आया भाई आर्टिफिशियल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट, कि भाई कुछ चीजें होती हैं जो हम अपने अकॉर्डिंग भी तो सेलेक्ट कर सकते हैं, नेचर ही क्यों सेलेक्ट करे सब कुछ। तो बाय इंटेंसिव ब्रीडिंग प्रोग्राम मैन हैज क्रिएटेड ब्रीड्स दैट डिफर फ्रॉम ईच अदर। आपने देखा होगा डॉग में भी ब्लैक ब्राउन, ब्लैक व्हाइट, भाई हम लोगों ने क्या किया, ह्यूमंस ने ही बहुत सारे जानवरों को, अलग अलग जानवरों को ब्रीड करा दिया। इवन विद क्रॉप्स हमने कितनी सारी चीजों को ब्रीड करा के अलग ही वैरायटी बना दी। तो भाई हम लोगों ने नेचुरल सिलेक्शन नहीं, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेचर क्या सिलेक्ट करेगा, हम सिलेक्ट कर लेंगे। फिर क्या हुआ? एग्जाम्पल्स ऑफ एवोल्यूशन बाय एंथ्रोपोजेनिक। बेटा एंथ्रोपोजेनिक मतलब ह्यूमन एक्शंस की वजह से। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। सेम हर्बिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी, पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी, कि भाई अगर आप एक बक्से में इनको रखोगे तो इनमें से कुछ म्यूटेट हो जाएंगे, जो भाई अगर आप बात करो माइक्रोब्स में वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बन जाएंगे, हर्बिसाइड में तो कुछ होंगे जो पेस्टिसाइड से रेजिस्टेंट बन जाएंगे, ठीक है। दिस केस ऑफ इंडस्ट्रियल मिलानिज्म इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अभी भाई एक केस था इंग्लैंड का जो कि था इंडस्ट्रियल मिलानिज्म। उन्होंने देखा, इस केस में क्या ऑब्जर्व किया गया था कि भाई जब इंडस्ट्रीज नहीं आई थी तो एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसे हम कहते हैं लाइकन्स, जो पॉल्यूशन इंडिकेटर होता है, जो उस जगह उगता है जहां पे पॉल्यूशन नहीं होता। तो उस टाइम क्या है कि भाई पॉल्यूशन तो था नहीं, इंडस्ट्रीज तो थी नहीं, तो पूरे पेड़ पर सिर्फ लाइकन्स होते थे। तो लाइकन्स क्या, थोड़े लाइट कलर के होते हैं। तो जब चिड़िया आती थी शिकार करने तो उसको लाइट कलर वाला जो होता था वो दिखता ही नहीं था, क्योंकि वो एकदम लाइकन्स जैसे कलर का हो जाता था, कैमोफ्लेज कर जाता था, और वो डार्क कलर वाले को खा के चली जाती थी। तो क्या होता था? बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन व्हाइट कवर्ड बाय लाइकन्स, व्हाइट मॉथ ज्यादा थे, और जो डार्क मॉथ थे, मिलेनाइज्ड मॉथ, वो कम थे। मिलेनाइज्ड क्यों? क्योंकि जिसमें ज्यादा मिलानिन होता है वो उतना ज्यादा डार्क होता है, ठीक है। ये बेटा प्रीडेट हुए इजिली, कौन? मिलेनाइज्ड मॉथ। फिर भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद इंडस्ट्रीज आई, पोल्यूशन आई, तो जो पेड़ की बार्क है वो डार्क कलर की हो गई, लाइकेंस तो मर गए, ठीक है। तो पेड़ की डार्क, तो अब क्या हुआ? अब क्या हुआ कि डार्क जो आपकी ब्रांच है उस पे डार्क वाले मॉथ, मिलेनाइज्ड मॉथ तो कैमोफ्लेज हुए, व्हाइट वाले ज्यादा चमक के दिखने लगे। तो अब जब चिड़िया खाने आती तो वो व्हाइट मॉथ को ज्यादा खाती, तो बिकेम डार्क ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सूट, स्मोक। फिर क्या हुआ? व्हाइट मॉथ की पॉपुलेशन कम हो गई और मिलेनाइज्ड मॉथ की पॉपुलेशन बढ़ गई, और किसको खाने लगी वो चिड़िया? व्हाइट मॉथ को खाने लगी, व्हाइट मॉथ को खाने लगी। अब इन्होंने बोला है भाई लाइकन्स जो होते हैं कुछ पॉइंट पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं, पॉल्यूशन वाले एरिया में नहीं उगते। एजेंट नेचुरल सिलेक्शन बेटा कौन करता था? प्रीडेटर बर्ड थी। मॉथ्स बेटा क्या हुए? कैमोफ्लेज हो गए, सर्वाइव, बट नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट। ऐसा नहीं था कि सारे ब्लैक या डार्क या मेलेनाइज्ड मॉथ गायब हो गए या व्हाइट कंप्लीटली गायब हो गए, बस ऐसा है कि ज्यादा कम की क्वांटिटी में चेंज आया था। ये इंडस्ट्रियल मिलानिज्म का कॉन्सेप्ट था। अब भाई आपके एनसीईआरटी के अंदर एक ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन करके हेडिंग है, जिसमें उन्होंने पूरे चैप्टर की सॉर्ट ऑफ समरी टाइप दे रखी है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेल्यूलर नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 3 बिलियन ईयर्स अगो आया, फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ 2000 मिलियन ईयर्स अगो आया, इनवर्टिब्रेट्स 350 मिलियन ईयर्स अगो आए, सीवीड एंड सी प्लांट्स जो थे भाई 320 मिलियन ईयर्स अगो आए। इन्होंने कहा कि भाई जो लैंड पे रेप्टाइल्स हैं जो कि डायनासोर्स होते थे 65 मिलियन ईयर अगो भाई धरती पे हुआ करते थे। कितने साल पहले? 65 मिलियन ईयर्स अगो। फिर क्योंकि क्लाइमेटिक चेंजेस और एवोल्यूशन के बाद ये जो लैंड रेप्टाइल्स थे ये वापस पानी के अंदर चले गए, ठीक है। और ये फिश लाइक रेप्टाइल्स में इवॉल्व हुए, जैसे इक्थियोसॉरस। बेटा जो 200 ये फिश थी एक तरीके की इक्थियोसॉरस। क्या हुआ था? ये रेप्टाइल्स जो थे पानी के अंदर रहने चले गए थे और ये इन्होंने ट्रांसफॉर्म किया फिश लाइक रेप्टाइल्स में जो थे इक्थियोसॉरस, जो कि धरती पे 200 मिलियन ईयर्स अगो पहले दिखते थे। मॉडर्न डे बेटा जो रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट्स हैं जैसे टर्टल, टॉर्टॉइस, क्रोकोडाइल, ये सब रेप्टाइल्स के डिसेंडेंट्स हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि भाई बहुत अभी थोड़े टाइम मतलब बैक इन 1938 साउथ अफ्रीका में कोई इंसान फिशिंग कर रहा होगा, उसने सीलोकैंथ फिश
जिसे लोब्ड फिन फिश कहते हैं उसको पकड़ा, जिसको हम अभी तक मान रहे थे कि भाई वो एक्सटेंट हो चुकी है, पर वो इन्होंने इसको ढूंढा। जो ऐसा कहा जाता था कि जो सीलोकैंथ है उसी से भाई एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग, सैलेमेंडर, एक्वेटिक एंड लैंड रेप्टाइल्स, ये सब बेटा सीलोकैंथ से ओरिजिनेट हुए हैं। ओके, मैमल्स वगैरह पहले कौन आए? सीलोकैंथ, फिर एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर मैमल्स आए। ठीक है, मैमल्स होते हैं विविपैरस, जो अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देते हैं और नरिशमेंट देते हैं थ्रू मैमरी ग्लैंड्स। अब क्या हुआ? लाइकली रीजन टू बी रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाउच मैमल इन ऑस्ट्रेलिया। अब ये बताना चाह रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि जो पाउच, जो मार्सुपियल्स होते हैं जिनके पास पाउच होता है जैसे कैंगरू, वो सारे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही क्यों रहे? क्योंकि बेटा एक थ्योरी ऐसा कहती है कि पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ चिपके हुए थे, जिसे हम कहते हैं पैंजिया। मतलब पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक साथ चिपके हुए थे, फिर धीरे धीरे करके हर कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट अपार्ट होता गया। ठीक है, ड्रिफ्ट अपार्ट होता गया, कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए। तो ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका से ज्वाइन हो गया, जिसकी वजह से जो साउथ अमेरिका में पहले एलिफेंट्स, हिपोपोटेमस, हॉर्स, इन सब की बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन थी, बट जब ये कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट हुए, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका थोड़ा पास हो गए, तो ज्यादा फौना मतलब ज्यादा एनिमल्स नॉर्थ अमेरिका में नजर आने लगे। और भाई ऑस्ट्रेलिया तो कंप्लीटली अलग ही सेपरेट हुआ था, तो वहां पर क्या है, क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं था, देयर वाज लैक ऑफ कंपटीशन, तो सिर्फ ये पाउच्ड मैमल्स वहां पे सरवाइव कर गए। बेटा धरती पर जो फर्स्ट मैमल नजर आए थे वो थे श्रियूज। श्रियूज बेटा चूहे जैसे दिखने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं। वेल, डॉल्फिन, सील्स, काउस आर एक्वेटिक मैमल्स। चलिए अब आता है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। इन्होंने ऐसा कहा था कि एलेलिक फ्रीक्वेंसी एक पॉपुलेशन में जो होती है हमेशा इक्विलिब्रियम में रहती है। इनका ऐसा मानना है कि भाई मान लीजिए ए है जो डोमिनेंट एलील है, ऐसा हम पढ़ते ही हैं हमारी जेनेटिक्स में, और स्मॉल ए है वो एक रिसेसिव एलील है। स्मॉल ए क्या है? रिसेसिव एलील है। तो इन्होंने एक इक्वेशन दी कि भाई P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। P is the frequency of dominant allele, frequency of dominant allele, and Q क्या है? frequency of recessive allele। इन्होंने कहा कि ये हमेशा इक्विलिब्रियम में होती है, 1 रहती है, हमेशा इक्वल होती है। इन्होंने ऐसा भी कहा कि P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 भी होगा। इन्होंने ऐसा कहा कि P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस क्यू स्क्वायर भी इक्वल टू 1 होगा, जो कि हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। आई नो बायोलॉजी में जब थोड़ी मैथ्स आ जाती है बच्चे कहते हैं ओ बाबा क्या हो गया, बट इट्स वेरी इजी, डोंट वरी। P स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? दिस इज अ जीनोमिक फ्रीक्वेंसी ऑफ, दिस इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, जैसे आपका होता है मान लीजिए कैपिटल ए कैपिटल ए। क्यू किसकी फ्रीक्वेंसी है? दैट इज होमोजाइगस रिसेसिव, जो कि आपके स्मॉल ए है। 2PQ क्या है? फ्रीक्वेंसी है बेटा ऑफ हेटेरोजाइगस डोमिनेंट की, जो कि ए मान लीजिए आप। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है ये। तो अब भाई यूजुअली इस पर क्वेश्चंस बहुत इजी आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। जैसे आप लोगों को बोलेंगे कि भाई मान लीजिए एक पॉपुलेशन में 400 लोग बैठे हैं, 400 लोगों की पॉपुलेशन है, इसमें भाई 280 तो डोमिनेंट हैं और जो बचे हैं 120 वो रिसेसिव हैं। तो भाई आप बताओ P स्क्वायर, P क्या है? P स्क्वायर कितना है, या P कितना है, P कितना है और Q कितना है, ऐसे निकालो। तो आप क्या कर सकते हो, 280/400 से P निकल जाएगा, 120/400 से Q निकल जाएगा। ओके, सिंपल एज दैट फ्रीक्वेंसी। और इस वाले फॉर्मूला पे क्या क्वेश्चन आ जाते हैं? इस फॉर्मूला में क्वेश्चन आ जाएंगे कि मान लीजिए P 0.6 है तो Q को कैलकुलेट करो और हेट्रोजाइगस को कैलकुलेट करो। तो सिंपल है, P प्लस क्यू इक्वल टू 1 होता है, विच मीन्स Q इक्वल्स टू 1 माइनस 0.6 मतलब 0.4 होगा Q, और 2PQ क्या होगा? 2 इंटू 0.6 इंटू 0.4 मतलब 0.48 होगा।
ओके, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है इस टॉपिक से। ठीक है, यही सारी फॉर्मूलाज यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, यहीं पे इन्होंने फ्रीक्वेंसी कैसी है, इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन किया जाता है। तो इन्होंने बोला एक जीन पूल क्या होता है बेटा, एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में सबके जीन्स को अगर हम काउंट करें तो इट्स कॉल्ड एज अ जीन पूल। ओके, तो जीन पूल इज टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन। ठीक है, इन्होंने ऐसा कहा कि फ्रीक्वेंसी को जब भी हम मेजर करते हैं तो अगर हम उसमें इवोल्यूशनरी चेंजेस को नहीं देखें तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेबल रहता है, मतलब इक्वल टू 1 होता है। फिर भाई इनके फैक्टर्स थे जो भाई लोग बोले भाई ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे थे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को। तो पहला फैक्टर आया जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन क्या होता है, कई बार बेटा कुछ चीजें होती है, मान लीजिए कोई जगह है, कोई पर्टिकुलर प्लेस है, इधर कुछ लोग, मान लीजिए ये कोई जगह है, यहां से कुछ लोग छोड़ के चले गए, दैट इज इमिग्रेशन। ये कोई जगह है जहां पे लोग ऐड हो गए, रहने आ गए, क्या होता है इमिग्रेशन। तो क्या होता है लोग बेटा शिफ्ट होते रहते हैं, है ना, होता है ना, कई लोग कनाडा शिफ्ट हो गए यार मैम मेरे कुछ रिलेटिव्स, तो भाई जीन माइग्रेशन भी हो रहा है, एक जगह से चीजें जाती भी जा रही हैं। तो क्या हो रहा है, जीन माइग्रेशन से बेटा फ्रीक्वेंसी जो होती है चेंज हो जाती है। ओके, ओरिजिनल से जीन माइग्रेशन से जीन फ्लो भी चेंज हो जाता है। फिर आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। भाई हम बोलते हैं कि ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस म्यूटेशन और वेरिएशन आती है। आप लोग अपने मियोसिस माइटोसिस में ऐसा काइस्मेटा फॉर्मेशन भी बनाते थे, राइट, कि भाई क्रॉसिंग ओवर होता है, गैमेटोजेनेसिस के टाइम वेरिएशन आती है, वेरिएशंस आती हैं। फिर भाई एक आता है कॉन्सेप्ट म्यूटेशन का। म्यूटेशन क्या होती है भाई, इन्होंने बोला म्यूटेशन, इन्होंने माइक्रोबियल एक्सपेरिमेंट से अपन ने बताया था भाई कुछ होती हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाती हैं, तो म्यूटेशन भी होता है। फ्यू जनरेशन और कुछ भाई न्यू स्पीशीज बन जाती है, जैसे हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट माइक्रोब देखे थे। फिर आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, जैसे इसमें बेटा आपके एनसीईआरटी में 2 इफेक्ट दे रखे हैं, दैट इज फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट। तो इनके अकॉर्डिंग ऐसा क्या था कि जब भी कोई एक पर्टिकुलर जगह पर, मान लीजिए थोड़े ऑरेंज और थोड़ी ग्रीन चीजें रह रही हैं, ऑरेंज ज्यादा है ग्रीन कम है, तो क्या हुआ एक नई जगह पर ये कुछ ग्रीन और ये कुछ ग्रीन स्पीशीज रहने चली गई। ठीक है, अब इन्होंने उस नई जगह पर अपनी पॉपुलेशन बना ली, तो ये जो स्पीशीज बेटा नई जगह पर गई ये कहलाएगी फाउंडर्स पॉपुलेशन, फाउंडर पॉपुलेशन। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या था कि भाई जीन की फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है कि कुछ चीजें ड्रिफ्ट हो जाती है, मतलब चली जाती हैं। द ओरिजिनल ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन, जो इस जगह को छोड़ के गए हैं, जो इस जगह को छोड़ के गए हैं, है ना, नई बस्ती बसाने, नया जीवन बसाने, इन्हें कहते हैं फाउंडर्स पॉपुलेशन, और इस इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर्स इफेक्ट। फिर आता है भाई नेचुरल सिलेक्शन, भी इसको अफेक्ट कर रहा था। अ प्रोसेस इन विच हेरिटेबल वेरिएशंस enable better survival are enable to reproduce and leave greater number of progeny। भाई जो नेचर है, नेचुरल सिलेक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि भाई जो नेचर है वो सेलेक्ट करता है चीजों को, तो कई बार होगा नेचर कभी किसी और को फेवर करेगा, कभी किसी और को फेवर करेगा नेचर। अ प्रोसेस इन विच कुछ वेरिएशंस जिसमें आई, जिसमें बेटर वेरिएशन है, जैसे भाई कुछ माइक्रोब हैं जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, भाई नेचर उन्हें फेवर करेगा क्योंकि वो रेजिस्टेंट है। ओके, सर्वाइवल आर इनेबल टू रिप्रोड्यूस। ओके, अब यहाँ पे हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर आपकी एनसीईआरटी में ये 3 ग्राफ आते हैं। अब मान लीजिए मैं आपको एक ग्राफ बहुत इजी तरीके से समझाऊंगी, ध्यान देना। मान लो 3 टाइप के चूहे हैं, ठीक है, 3 टाइप ऑफ माउस, वी हैव 3 टाइप ऑफ माउस। ओके, मान लीजिए एक है व्हाइट, एक है ब्लैक और एक है ब्राउन। 3 चूहे हैं हमारे पास। ओके, 3 तरीके के चूहे हैं, 3 तरीके के चूहे हैं, व्हाइट, ब्राउन और ब्लैक। तो अगर बेटा नेचर मीडियन वैल्यू को चुनता है, मतलब मिडल वालों को चुनता है, जैसे भाई बच्चे जब पैदा होते हैं तो 3 टाइप के वेरिएंट के बच्चे होते हैं, या तो बच्चे का वजन होगा 1 से 2 किलो के बीच में, या होगा 4 से 5 किलो, या फिर 3 से 4 किलो के बीच का बच्चा होगा। तो जो 3 से 4 किलो है दैट इज द मीडियन, मीडियन मतलब एवरेज वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो भाई अगर नेचर इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू मीन कैरेक्टर, मतलब मिडल में चूज करता है, ठीक है, जो मीन वैल्यू है, मतलब अगर मैं ब्राउन चूहों को चुनती हूं
तो वो स्टेबलाइजिंग, मतलब आप मीन वैल्यू को चुन रहे हो, बीच की चीजों को चुन रहे हो। डायरेक्शनल सिलेक्शन क्या होता है बेटा? डायरेक्शन मतलब या तो मैं चुन लूं सिर्फ और सिर्फ सफेद चूहों को, या मैं चुन लूं सिर्फ और सिर्फ काले चूहों को, तो ग्राफ या तो राइट शिफ्ट हो जाएगा या ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। मैंने किसी एक को चुना, बीच की वैल्यू को नहीं चुना, ब्राउन को नहीं चुनेंगे, या तो व्हाइट को या ब्लैक को चुन रही हूं। और फिर क्या होता है? डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव मतलब मैंने व्हाइट और ब्लैक को चुन लिया, ब्राउन चूहों को नहीं चुना, दोनों एक्सट्रीम वैल्यूज को चुन लिया। अब इनको आप चूहे से भी समझ लियो, अब ऐसे भी समझ लो। मान लो मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी को नहीं चुना, मैंने कैपिटल टी स्मॉल टी मिडल वैल्यू को चुना। यहां मैंने क्या किया इस कंडीशन में? या तो कैपिटल टी या एक्सट्रीम कंडीशंस को चुना, और यहां पे मैंने दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशंस को चुन लिया, इस वाली को तो तुच्छ भाव भी नहीं दिया। ठीक है, तो बेसिकली दे आर थ्री ग्राफ्स, डिस्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल एंड डिसरप्टिव। अब आता है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। तो बेसिकली इसमें क्या आता है? एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स, जिसको मैंने थोड़ा सा इजी करने के लिए आप लोगों के लिए कुछ चार्ट बनाया है। तो सबसे पहले भाई, अगर आप एवोल्यूशन ऑफ प्लांट पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए इनकी कॉमन एंसेस्टर कौन है जिससे सारे पौधे बने। दैट इज क्या है? क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स। इनसे कौन बने? ट्रैकियोफाइट और ब्रायोफाइट बने। फिर ट्रैकियोफाइट से धीरे धीरे राइनिया टाइप बने, राइनिया टाइप से साइलोफाइटॉन बने। अब क्वेश्चन कैसे आता है कि भाई हर्बेशियस लाइकोपॉड के एंसेस्टर कौन है? एर्बोसेंट लाइकोपॉड्स। इनके एंसेस्टर कौन है? ज़ेस्टेरोफाइलम। इनके एंसेस्टर कौन है? ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट के एंसेस्टर कौन है? क्लोरोफाइट। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि साइलोफाइटॉन का एंसेस्टर कौन है? कॉमन एंसेस्टर क्लोरोफाइट। आपको ऑप्शन में जज करना है, कॉमन एंसेस्टर पूछा है, करंट एंसेस्टर पूछा है, और ऑप्शंस में आपको पता होना चाहिए, राइट। साइलोफाइटॉन के अंदर बेटा स्फिनोप्सिड्स, फर्न्स, गिंकोस, कॉनिफर्स और जिनेटेल्स आते हैं। साइलोफाइटॉन के अंदर बेटा प्रोजिम्नोस्पर्म्स में, सीड वाले फर्न्स में साइकेड्स, मोनोकॉट और डाइकॉट भी आते हैं। मोनोकॉट पहले आए, डाइकॉट बाद में आए। ठीक है, इस चार्ट को बेटा एज इट इज याद करना। क्वेश्चन यही पूछता है कि राइनिया टाइप के एंसेस्टर कौन है? ट्रैकियोफाइट। ब्रायोफाइट का एंसेस्टर कौन है? क्लोरोफाइट। ट्रैकियोफाइट का एंसेस्टर कौन है? क्लोरोफाइट। प्रोजिम्नोस्पर्म का एंसेस्टर कौन है? साइलोफाइटॉन। ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही चीजें लिखी हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स हैं, क्लोरोफाइट एंसेस्टर्स कौन है? ब्रायोफाइट और ट्रैकियोफाइट। यही चीजें बेटा, इसी चीज को, इस ग्राफ को मैंने ऐसे बना दिया है। अब इसी तरह सेम एनिमल इवोल्यूशन का ग्राफ है, इसको भी मैंने थोड़ा इजी वे में आप लोगों के लिए बनाया है कि भाई सबसे पहले अर्ली रेप्टाइल्स हुआ करते थे जो कि बेटा अभी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मर गए हैं बेचारे। फिर इनसे क्या जनरेट हुए? सोरॉप्सिड्स और साइनैप्सिड्स। सोरॉप्सिड में कौन कौन थे? टॉर्टेरा, लिजर्ड, स्नेक, टर्टल। साइनैप्सिड से कौन बने? पेलाइकोसॉर। पेलाइकोसॉर से बने थेराप्सिड, थेराप्सिड से बने मैमल्स। ये दोनों भी बेटा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट। ठीक है, फिर क्या आते हैं बेटा? सोरॉप्सिड से आपके थीकोडोंट भी बने, डायनासोर्स जो कि बेटा एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, थीकोडोंट भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, बर्ड्स, क्रोकोडाइल और मैमल्स। अब क्वेश्चन कैसा आता है कि भाई मैमल का एंसेस्टर कौन है? थेराप्सिड। थेराप्सिड ऑप्शन में नहीं, पेलाइकोसिर, साइनैप्सिड, अर्ली रेप्टाइल्स। कोई पूछ ले टर्टल का एंसेस्टर कौन है? सोरॉप्सिड। सोरॉप्सिड का एंसेस्टर कौन है? अर्ली रेप्टाइल। बस, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं इसमें। ठीक है, टर्टल्स, लिजर्ड, स्नेक्स, टॉर्टोरा सब किससे जनरेट हुए? सोरॉप्सर से। यही सारी चीजें बेटा इसी चार्ट को मैंने आपको इजी फॉर्मेट में यहाँ पे दे दिया है। चलिए, अब फैमिली ट्री ऑफ अ डायनासोर देख लेते हैं। डायनासोर में बेटा क्या था? सबसे पहले जो थे आपके यहाँ पे आप देख सकते हो, दैट इज इसमें क्या है बेटा? एक सबसे पहले हर्बीवोरस होते थे। ठीक है, फिर क्या होते थे? हर्बीवोरस से ये कुछ आए जिनके ऊपर ऐसे स्केल्स थे। फिर क्या हुआ? ये आया टी-रेक्स, जो जुरासिक पार्क में टायरानोसोरस रेक्स। ठीक है, फिर ट्राइसेप्टोसोरस जिसके 3 सींग हुआ करते थे, ये हर्बीवोरस थे। ये सारे ऐसे इनकी डायनासोर्स की जनरेशन थी। बट मैम इसमें हमारे को क्या याद रखना है? आपको बेटा याद रखना है आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में, क्योंकि इसको एक कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है बेटा रेप्टाइल्स और बर्ड्स का। क्योंकि आर्कियोप्टेरिक्स ऐसा डायनासोर था जिसमें कुछ फीचर्स बर्ड्स के थे, कुछ फीचर इसमें रेप्टाइल्स के थे। जैसे बर्ड्स की तरह ये उड़ सकता था,
रेप्टाइल्स की तरह इसके मुंह में दांत थे, ठीक है, इसके पांव और क्लॉज भी थे रेप्टाइल्स के, बट बर्ड्स की तरह भी कुछ फीचर्स थे, फेदर्स थे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले था स्टिरोग्लोसिस, ठीक है, जो ये बोल रहे हैं स्टिरोग्लोसिस जो है वो क्या है, इसके लार्ज ट्रायंगुलर बोनी प्लेट्स थे, किसके, स्टिरोग्लोसिस के। फिर टिरानोसोरस एक्स जो ये है 20 फीट लंबा बेटा जानवर था, बड़े खतरनाक दांत थे। देन ब्रांकियोसोरस मतलब ये बेटा हर्बीवोरस था, लॉन्ग नेक थी, बहुत लंबी पूंछ थी, ठीक है। टिरानोडॉन वर पॉसिबली फ्लाइंग रेप्टाइल्स, ठीक है, ये फ्लाइंग रेप्टाइल्स थे। फिर आर्कियोप्टेरिक्स बेटा एक तरीके से ट्रांजिशनल फॉसिल है बिटवीन एव्स मतलब बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स। ब्रांकियोसोरस टिरानोसोरस आर सेपरेटली मोस्ट लाइकली फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, ये दोनों कॉमन एंसेस्टर से हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन कॉमन एंसेस्टर से हैं, ब्रांकियोसोरस और टिरानोसोरस। देन स्टिरोग्लोसिस एंड ट्राइसेप्टोसोरस ये दोनों भी सेम जो है एंसेस्टर से हैं, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स क्या है बेटा, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एव्स एंड रेप्टाइल्स, ओके। देन आ जाते हैं बेटा ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। अब इसमें क्या है, कुछ नाम है कि भाई आदमी कैसे आया धरती पर, पहला आदमी कैसा दिखता था, पहला आदमी कैसा था। तो भाई अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आता है अमंग द स्टोरीज ऑफ एवोल्यूशन ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज, तो सबकी बेटा अलग अलग थी। सबसे पहले आए थे ड्रायोपिथिकस और रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर्स पहले। जो भाई ड्रायोपिथिकस थे ये ज्यादा एप लाइक दिखते थे ना, से गोरिल्ला टाइप से दिखते थे, और जो बेटा रामापिथिकस थे ये मैन लाइक दिखते थे। दोनों की बॉडी पे काफी हेयर थे, दोनों थोड़े चिंपैंजी टाइप ही दिखते थे, बट रामापिथिकस थोड़े ज्यादा इंसान जैसे दिखते थे। फिर आए ऑस्ट्रेलोपिथिकस बेटा 2 मिलियन ईयर्स अगो। इनको बेटा इनके कुछ फॉसिल्स थे जो इथोपिया और टेंजेनिया अफ्रीका में कुछ जगहें हैं जहां इनके फॉसिल्स मिले थे। 3 से 4 मिलियन ईयर्स पहले बेटा मैन लाइक प्राइमेट्स ये बेटा अफ्रीका के ग्रासलैंड्स में पाए जाते थे, एंड इनकी हाइट जो थी अराउंड 4 फीट या इससे कम ही थी। और एविडेंस बताते हैं कि ये लोग बेटा स्टोन से वेपन्स बनाते थे, ऐसे नहीं होता ऐसा वेपन डंडी पे लगा के भाला मारने के लिए बनाते थे, बट इससे ये फ्रूट्स खाते थे, ठीक है। फिर आए बेटा होमो हैबिलिस, जिनमें बेटा ब्रेन कैपेसिटी नजर आने लगी 650 टू 800 सीसी। सीसी क्या होती है बेटा, क्यूबिक सेंटीमीटर होता है सीसी, और क्रेनियल कैपेसिटी होती है बेसिकली दिमाग का साइज, ठीक है। तो इनका जो था 650 टू 800 सीसी था। ये पहले ऐसे ह्यूमंस थे जो बेटा होमिनिड मतलब ह्यूमन जैसे दिखते थे, और ये मीट नहीं खाते थे, ये मीट नहीं खाते थे भाई, ठीक है। कौन कौन हो गए, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस। फिर आए बेटा होमो इरेक्टस जो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो आए। इनकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी की थी। इनका फॉसिल बेटा जावा एक इंडोनेशिया में जगह है, 1891 में इनका जो फॉसिल मिला था, और ये प्रोबेबली ऐसा कहा जाता है, ये भी हम श्योर नहीं, शायद मीट खाते थे होमो इरेक्टस। और बेटा ये पहले ऐसे थे जो इरेक्ट होके इरेक्ट पोस्चर से चलते थे। फिर आता है बेटा निएंडरथल मैन जो आज से 1 लाख से 40 साल पहले यहाँ पाया जाता थे। 1400 सीसी इनकी ब्रेन कैपेसिटी थी, और कहा जाता है ये ईस्ट या सेंट्रल एशिया के आसपास रहते थे, ठीक है। यूज्ड ये हाइड करते थे, प्रोटेक्ट करते थे बॉडी को, ये मतलब बेटा अपने बॉडी के पार्ट्स को कवर करते थे, मतलब ऐसे पत्ती वत्ती पहनते थे, और ये अपनी डेड बॉडीज को जमीन में गाड़ते थे और उनके ऊपर फूल पत्ती भी डालते थे। तो निएंडरथल मेन ऐसा करते थे। और होमोसेपियंस बेटा जो कि हम हैं 75,000 टू 10,000 ईयर्स पहले आइस एज में यहाँ पे आए, एंड ये अफ्रीका में अरोज हुए थे, ठीक है, एंड डेवलप्ड इनटू डिस्टिंक्ट रेसेस। जैसे आप देख सकते हैं अमेरिकन, अफ्रीकन, इंडियंस, अलग अलग आप लोग देख सकते हैं चीजें। तो कौन कौन हो गए इसमें, सीक्वेंस याद रखेंगे, ड्रायोपिथिकस, रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, निएंडरथल एंड होमो सेपियंस। सबके ईयर्स याद रखेंगे, सबके फॉसिल्स कहाँ पे मिले, सबकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है, कौन से में सबसे पहले क्या चीज दिखी, और सबका फॉसिल कहाँ मिला था, ठीक है। ये सारी चीजें बेटा आपको याद रखनी है। चलिए ठीक है, फिर हमने देखा जब आपकी एनसीईआरटी में ऐसा दे रखा है फोटो, ये ऐसा कहते हैं कि जो ये बेबी चिंपैंजी है इसका स्कल और ह्यूमन का स्कल काफी सिमिलर है, विच मीन्स हमारा कॉमन एंसेस्टर कौन हुआ, चिंपैंजी। द स्कल ऑफ अ बेबी चिंपैंजी इज मोर लाइक एन अडल्ट ह्यूमन स्कल, सिमिलर है चिंपैंजी जैसा, विच
अब इधर इन्होंने एक और चीज बताई कि बेटा मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है रायसन डिस्ट्रिक्ट, वहां पे भिमबेटका रॉक शेल्टर है एक जगह, जहां पर बेटा केव्स के अंदर ऐसी ना पत्थरों से गड़ी हुई ड्राइंग्स बनाई गई हैं जो वहां पे मिली हैं। अगर आप में से कोई वहां रहता तो जरूर आपने ये देखी होंगी। वहां पे केव्स काफी फेमस है, ये पेंटिंग वाली जो केव्स हैं। एग्रीकल्चर जो है बेटा 10,000 साल पहले होमोसेपियंस ने डिस्कवर किया और उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद हमने फसल उगानी तो शुरू करी, उसके बाद इंडस्ट्रियलिज्म और सब कुछ भी आया। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अच्छे से एवोल्यूशन चैप्टर को कवर करना। हालांकि दिस वाज अ रिवीजन क्लास, तो हमने कोशिश किया है कि हम मेजॉरिटी पॉइंट्स को कवर करें, बट बहुत सारी जो थ्योरी है बेटा आप लोगों को एनसीईआरटी से ही रीडिंग करनी पड़ेगी। माइंड मैप्स आर फॉर ब्रशिंग अप योर रिवीजन पॉइंट्स कि क्या क्या इस चैप्टर के अंदर आता था और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं। इसमें बेटा कौन सी चीज कब ओरिजिनेट हुई है, वो सारी चीजों को आपको मद्देनजर रखते हुए इंपॉर्टेंट चीजों पे काम करना पड़ेगा। और उसके बाद भाई जो ये आपका ह्यूमन एवोल्यूशन है, प्लांट एवोल्यूशन है, एनिमल एवोल्यूशन है, हर चीज के चार्ट्स दिए हैं मैंने आपको, उनको पढ़िए, उनके ईयर्स देखिए, हर चीज देखिए। डार्विन की और लेमार्क की थ्योरी पे फोकस करिए, मिलर के एक्सपेरिमेंट पे ध्यान दीजिए, हर चीज पे फोकस करना है, अच्छे से रीड करना है चैप्टर को। बहुत हलवा चैप्टर है, फालतू में लोग इसको हार्ड कहते हैं, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टूडल्स।